जी स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 7 MD कैट। ये बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टाइटल से है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है दैट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। इसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं उनको स्टडी करते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते कहाँ हैं जी? ये होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आगे फिर दो किस्म के हैं। एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और दूसरा गैल्वानिक सेल है। एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और दूसरा क्या होता है जी? गैल्वानिक सेल। दोबारा सुन लीजिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। और ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हैं, दीज आर द रिएक्शंस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted into chemical energy और केमिकल एनर्जी जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब ये है कि ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें या तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुसलसल दे रहे हैं और फिर वो आगे चल रहे हैं, या फिर इन रिएक्शंस के एंड के ऊपर जो है वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मिल रही है। इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इन द रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये रिएक्शंस जो हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में होते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि दे कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एंड केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स फिर आगे दो किस्म के हैं। ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और दूसरा गैल्वानिक सेल इसको हम कहते हैं। इस गैल्वानिक सेल को आप वोल्टिक सेल भी कह सकते हैं। तो चलते हैं हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जहाँ तक ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा है जी गैल्वानिक सेल। इन दोनों में हम बेटा डिफरेंस क्लियर करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो ये एक बीकर टाइप कंटेनर पे मुश्तमिल होता है, और इसके अंदर दो मेटल के रॉड हमने लगाए होते हैं, एक एनोड कहलाता है, एक कैथोड। और इन दोनों मेटल के रॉड को हमने एक ऐसे सोल्यूशन में डिप किया होता है जो मतलब आयनिक नेचर का कंपाउंड है, और उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट सपोज ये है AB। इसमें इलेक्ट्रोलाइट हमेशा आयनिक नेचर के कंपाउंड होते हैं, उनमें एक केटाइन और एनाइन, मतलब ये दो चीज़ें होती हैं। ये इसके आयन सॉल्यूशन में फिर रहे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर होनी चाहिए। इन इलेक्ट्रोलाइट्स, ये जो मेटल के रॉड्स हैं, इनमें से एक जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है और एक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। फर्स्ट के ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये नेगेटिव वाले को हम कैथोड का नाम देते हैं, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है इसको हम एनोड का नाम देते हैं। मोस्टली ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये किसी ऐसे मटेरियल के बने होते हैं जो इनर्ट होता है, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। यानी ये जो रॉड हैं ये किसी ऐसे मटेरियल के बने होने चाहिए जिनको हम इलेक्ट्रोड्स कह रहे हैं। ये इनर्ट होने चाहिए, ये किसी रिएक्शन के अंदर खुद पार्टिसिपेट ना कर रहे। अब हम देखते हैं जी ये रिएक्शन कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनोड पे क्या रिएक्शन होता है। एनोड पे जी हमेशा ऑक्सीडेशन हुआ करती है, और जो कैथोड है उस पर हमेशा रिडक्शन हुआ करती है।
अब एनोड जो है, ये हमारा एनोड है, तो नेगेटिव आयंस जो हैं ये हमेशा एनोड पे जाते हैं। इन्होंने जाके यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज ही करने हैं, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जनाब ये जो नेगेटिव आयंस था इसने अपना बेटा इलेक्ट्रॉन लूज किया और खुद ये डिस्चार्ज होकर न्यूट्रल एटम बन गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और ये जो केटाइंस होते हैं ये कहाँ जाएंगे, ये कैथोड पे जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और यूँ न्यूट्रल एटम बन के कैथोड पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ओवरऑल दोबारा देखिए, जो नेगेटिव आयंस हैं वो एनोड पे जाएंगे और यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और ख़ुद अगर तो गैसियस फॉर्म में हो तो गैस बन के यहाँ से उड़ जाते हैं, या सॉलिड लिक्विड होंगे तो यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन फिर एनोड के ज़रिए एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए कैथोड पे पहुँच आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये एनोड से होते हुए कैथोड पे जब पहुँचते हैं तो कैथोड पे फिर ये इलेक्ट्रोलाइट जो था, इस इलेक्ट्रोलाइट के जो केटाइंस हैं ये कैथोड पे आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और यूँ न्यूट्रल एटम बन के कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। यहाँ से फिर हम वक्फों से इसको रिमूव कर लेते हैं। तो ओवरऑल हुआ ये कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन हो रही है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होने वाली रिडक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एक्सटर्नल सर्किट में मूव करते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से ये जो सेल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहा है। तो यहाँ आपने देखा ये एनोड पे होने वाली ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होने वाली रिडक्शन, इन दोनों को मिला लें अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, तो ये इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और ये रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्यों नॉन स्पॉन्टेनियस है? क्योंकि आपने ये आउटसाइड एनर्जी सोर्स जो है वो लगाया और इसकी वजह से एनोड और कैथोड के ऊपर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन शुरू हुए। अगर हम ये एनर्जी सोर्स हटा दें तो ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है इस सेल के अंदर वो स्टॉप हो जाएगी। अब हम आए गैल्वानिक सेल में, तो इसमें हमें 2 हाफ सेल चाहिए होते हैं। एक फर्ज के ये जिंक का रॉड है और ये है कॉपर का रॉड। कॉपर का ये जो रॉड था, इसको जिस सोल्यूशन में हमने डिप किया ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर, मतलब इसमें फिर ज़ाहिरी बात है कॉपर आयन भी होंगे और सल्फेट आयन भी होंगे। जो जिंक वाला रॉड है इसको आपने जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया, इसकी भी कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए। इसमें भी ज़ाहिरी बात है एक तो जिंक आयन होंगे और दूसरे सल्फेट आयन मौजूद होंगे। जी, तो आपने नोट किया यहाँ हमें 2 डिफरेंट हाफ सेल्स चाहिए, एक आपने जिंक का हाफ सेल है, एक आपने कॉपर का हाफ सेल है। अब सवाल ये, इन दोनों में से एनोड कौन होगा और कैथोड कौन होगा? इसका डिसीजन जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, इसी चैप्टर में हम आगे एक लिस्ट देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। उस लिस्ट के अंदर जो मेटल्स जो है वो टॉप वाली साइड पे होते हैं, जो एलिमेंट टॉप वाली साइड पे होते हैं वो हमेशा एज एन एनोड काम करते हैं, क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ख़ास तौर पे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो लो होता है। तो जिनका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लो होता है वो टॉप पे पाए जाते हैं और वो एनोड का काम करेंगे। तो सो जिंक जो है ये टॉप पे पाया जाता है, इसलिए ये एज एन एनोड काम करेगा। जबकि कॉपर जो है ये उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में बॉटम वाली साइड पे है, यानी इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई है, सो इट विल एक्ट एज कैथोड। ये एज एन कैथोड जो है वो काम करेगा। तो अब हम देखते हैं एनोड और कैथोड पे यहाँ कैसे रिएक्शन होते हैं। तो एनोड जो है चूंकि जिंक का बना हुआ है, तो यहाँ आपने देखें एनोड पे ये जो जिंक मेटल का रॉड था ये एज एन एनोड काम कर रहा है। इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ एनोड पे छोड़े और ख़ुद जो है वो जिंक आयन बन के सोल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है, यानी खुद जिंक आयन बन के सोल्यूशन में आ रहा है। देखिए ना, पहले ये न्यूट्रल था और सॉलिड स्टेट में था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और ये देखें एक्वस
मीडियम में ये सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो गया। दूसरी साइड पे ये कैथोड है जी, कॉपर आयन का बना हुआ, यानी सॉल्यूशन से ये जो कॉपर आयन है ये कैथोड पे जाएंगे। सॉल्यूशन से कॉपर आयन कैथोड पे जाएंगे। ये एनोड पे चूंकि इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल हाई है इसलिए ये एनोड जो है यहाँ नेगेटिवली चार्ज होगा, और एनोड के मुकाबले में कैथोड पे इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल लो है इसलिए यहाँ कैथोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। यानी हम ये कहते हैं कि जहाँ इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल लो होता है वहाँ हम पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, और जहाँ इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल हाई होता है वहाँ हम नेगेटिव चार्ज लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अपने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। ये कैथोड पे पहुंचे इलेक्ट्रॉन, तो सॉल्यूशन से कॉपर आयन ऊपर जाएंगे, वो इन इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर सॉलिड मेटल बन के बेटा कैथोड पे डिपॉजिट हो जाती है। तो ओवरऑल गैल्वानिक सेल में क्या हुआ, एनोड पे जिंक मेटल डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन में जा रही है, और कैथोड पे क्या है कि सॉल्यूशन से कॉपर आयन कैथोड की सरफेस पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और रिड्यूस होकर यहाँ कैथोड की सरफेस पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो कैथोड पे कॉपर मेटल डिपॉजिट हो रही है और एनोड पे जिंक मेटल डिसॉल्व हो रही है। तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। एनोड पे ज़ाहिर बात है ऑक्सीडेशन हो रही है और कैथोड पे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को मिला लिया जाए तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन यहाँ ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, बिकॉज यहाँ आपने कोई आउटसाइड एनर्जी सोर्स जो है वो नहीं लगाया। तो यहाँ तक जो मेन बातें थी इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वानिक सेल की वो आपके सामने आ गई। एक चीज़ और तशवीशनाक इसमें है, वो ये है देखिए एनोड पे जिंक आयन जो है वो डिसॉल्व हो रहे हैं, यानी जिंक मेटल जो है वो डिसॉल्व होकर सोल्यूशन में आ रही है। तो इसलिए एनोड हाफ सेल यानी जिंक वाला जो हाफ सेल है इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है, सल्फेट आयन कम पड़ रहे हैं। और दूसरा ये जो कॉपर वाला हाफ सेल है इसमें कॉपर आयन मुसलसल जब ऊपर जा रहे हैं तो इस हाफ सेल में कॉपर आयन की कंसंट्रेशन यानी पॉजिटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन कम हो रही है और नेगेटिव चार्जेस यानी सल्फेट आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो इन हालात में ये है कि कॉपर वाले हाफ सेल में नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं और ये जो जिंक वाला हाफ सेल है इधर पॉजिटिव चार्जेस की एक्यूमुलेशन हो रही है। हमने इस चार्जेस की एक्यूमुलेशन को स्टॉप करना है। स्टॉप करने के लिए हम ना इन दोनों सेल्स को कनेक्ट करते हैं थ्रू इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। वो इन दोनों सेल्स को मिलाती है। इस इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब जो है इसको बेटा हम साल्ट ब्रिज के नाम से जानते हैं। साल्ट ब्रिज के नाम से हम इसको जानते हैं। और साल्ट ब्रिज के नाम से हम इसको जानते हैं और ये दोनों हाफ सेल्स के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का जो बैलेंस है उसको बरकरार रखती हैं। इस साल्ट ब्रिज के अंदर ज़्यादातर जो है ये पोटाशियम क्लोराइड या पोटाशियम नाइट्रेट ये साल्ट भरा होता है। तो इसमें ज़ाहिर बात है पोटाशियम आयन भी हैं और क्लोराइड आयन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। तो ये अपने पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की मदद से दोनों हाफ सेल्स के अंदर जो चार्जेस का जो बैलेंस है उसको बरकरार रखता है। तो ये गैल्वानिक सेल जो है इसमें याद रखिएगा माजी में यानी ये गैल्वानिक सेल कुछ ऐसे भी डिज़ाइन किए जाते हैं कि एक सिंगल कंटेनर के अंदर दरमियान में एक पोरस पार्टीशन लगा के जो जिंक वाला हाफ सेल है एक साइड पे हो जाए, कॉपर वाला हाफ सेल एक साइड पे, मतलब एक साइड पे एनोड हाफ सेल हो गया, एक साइड पे कैथोड हाफ सेल, दरमियान में पोरस पार्टीशन। तो वो पोरस पार्टीशन के ज़रिए पता क्या होता था कि आपको पता है कॉपर वाला यानी कैथोड वाला जो हाफ सेल है उसमें सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन हाई है और जो एनोड हाफ सेल है जिंक वाला जो पोर्शन है उसमें नेगेटिव चार्जेस सल्फेट आयन लो होते हैं। तो यूँ सल्फेट आयन अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो उस पोरस पार्टीशन के थ्रू जो है वो मतलब ट्रांसफ़र होते हैं और इस तरह दोनों हाफ सेल्स में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो बरकरार रहती है।
अब यहाँ आप गैल्वानिक और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको ज़रा थोड़ा हम अगर सम अप कर लें तो वो सम अप इस तरह से हो सकते हैं। आप देख लीजिए कि यहाँ आप एक सिंगल सेल यूज़ कर रहे हैं तो उसी में ही एनोड और कैथोड दोनों को सेम इलेक्ट्रोलाइट में आप डिप कर रहे हैं, जबकि गैल्वानिक सेल में एनोड और कैथोड दो डिफरेंट हाफ सेल्स लेना ज़रूरी होते हैं और उन दोनों के लिए दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो आप ले रहे होते हैं, उनको आप डिप कर रहे होते हैं। दूसरा, एनोड और कैथोड के चार्जेस जो हैं वो भी तो डिफरेंट हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, जबकि उधर गैल्वानिक सेल में ये चार्जेस अपोजिट हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप कोई साल्ट ब्रिज या पोरस पार्टीशन इस्तेमाल नहीं करते, जबकि गैल्वानिक सेल में इन दोनों में से कोई एक चीज़ इस्तेमाल करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ दोनों हाफ सेल्स में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बरकरार नहीं रहेगी और इस तरह सेल जो है दैट विल स्टॉप वर्किंग। दूसरी बात, अगर आप देख लीजिए कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इसके अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन था वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, जबकि गैल्वानिक सेल के अंदर वो जो रिडॉक्स रिएक्शन एनोड और कैथोड पे होने वाला रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जबकि गैल्वानिक सेल जो है ये केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस। आगे एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है, वो है जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वानिक सेल। तो इसको रिप्रेजेंट करने का सिंपल वे ये होता है कि इसमें जो ऑक्सीडेशन हाफ है वो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, दरमियान में दो पैरेलल लाइन लगानी है जिनको हम साल्ट ब्रिज कहते हैं, और राइट हैंड साइड पे आपने रिडक्शन हाफ लिखना है। लेट्स से जिंक 0 था और ये ऑक्सीडाइज हुआ, इट शुड बी डिप्ड इन अ सॉल्यूशन दैट हैज कंसंट्रेशन 1 मोलर। ये ऑक्सीडेशन हाफ आ गया, ये दो पैरेलल लाइन साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती हैं। और इधर रिडक्शन जो है वो कॉपर पे हो रही थी, तो ये भी जिस इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर सल्फेट में डिप होता है उसकी भी कंसंट्रेशन 1 मोलर होती है। तो ये गैल्वानिक सेल को रिप्रेजेंट करने का जी ये एक तरीका होता है कि दरमियान में हम ये दो पैरेलल लाइन लगाते हैं, ये साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती हैं, ये पोरस पार्टीशन। लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन हाफ यानी एनोड का जो रिएक्शन है वो आपने लिखना है, और राइट हैंड साइड पे रिडक्शन हाफ यानी कैथोड वाला रिएक्शन जो है वो आपने लिखना है। तो ये गैल्वानिक सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ये है। एक और बात पूछी जाती है कि क्या गैल्वानिक सेल को आप एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल काम करवा सकते हैं, मतलब इसको एज अ रिवर्सिबल सेल आप ऑपरेट कर सकते हैं। द आंसर इज़ यस। अगर हम गैल्वानिक सेल को आउटसाइड एनर्जी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दें तो फिर एनोड और कैथोड पे होने वाले रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएंगे, और इस तरह वो गैल्वानिक सेल जो है वो एक रिवर्सिबल सेल यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के तौर पर भी ऑपरेट कर सकता है। नेक्स्ट जो है जो मेन हमारा टॉपिक है जी वो है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसको ऑपरेट करता है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपने पढ़ा हुआ है इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं और उन दोनों को एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है। वो इलेक्ट्रोलाइट होता तो आयनिक नेचर का कंपाउंड है, या वो मोल्टन फॉर्म में होता है या फिर वो एक्वस सॉल्यूशन की स्टेट में होता है। दोनों फॉर्म में उसके आयंस जो हैं वो फ्री होते हैं, आयंस की मूवमेंट होती है, यानी केट आयंस कैथोड की तरफ जाते हैं, एन आयंस एनोड की तरफ जाते हैं, और आयंस के इस मूवमेंट की वजह से वो जो सेल है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है, क्योंकि उस सेल के एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन उसको इज्तिमाई तौर पे कह सकते हैं। उस रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से वो जो सेल है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो जनरेट करता है। अब इलेक्ट्रोलिसिस जो है ये ज़्यादातर तो ये हम मोल्टन साल्ट्स जो हैं उनकी करते हैं, या फिर आप एक्वस सॉल्यूशंस जो हैं उनकी भी आप इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं। जहाँ तक तो मोल्टन साल्ट की बात है, फर्ज किया सोडियम क्लोराइड है
लेड ब्रोमाइड है। इसमें आपको पता है सोडियम केटाइन है और क्लोरीन एनाइन है। तो हमेशा जो केटाइन होता है वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट होता है। इन कैथोड पे आपको सोडियम मेटल कलेक्ट होगी और एनोड पे जो है क्लोरीन गैस जो है वो कलेक्ट होगी। जो मोल्टन साल्ट होता है जब आप उसको मेल्ट करके सेल के अंदर डालते हैं तो ज़ाहिर बात है उसका केटाइन जो है वो कैथोड पे जाएगा और उसका जो एनाइन है वो एनोड पे जाएगा और वहाँ ये डिस्चार्ज हो जाएंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो इसमें सोडियम आयन कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और क्लोराइड आयन जो है वो क्लोरीन गैस बन के एनोड पे डिस्चार्ज होती है। सेम इसमें लेड ब्रोमाइड है तो लेड जो है वो केटाइन है हमारे पास, इस तरह का केटाइन होता है लेड पॉजिटिव 2। तो इसने बेटा कैथोड पे जाना है और ये लेड मेटल बन के यहाँ रिड्यूस हो जाएगी। और जहाँ तक एनोड ब्रोमाइड की बात है तो ये एनोड पे जाएंगे और यहाँ ब्रोमीन बन के डिस्चार्ज हो जाएगी। तो भाई मोल्टन साल्ट जो होते हैं उनका आप इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट आप इजीली उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि जो केटाइन है वो कैथोड पे डिपॉजिट होगा और जो एनाइन्स हैं वो एनोड पे जाएंगे। तो सिंपल इनका तो प्रोडक्ट आप बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक एक्वा सॉल्यूशंस की बात है, इसके एक्वा सॉल्यूशंस की जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एनोड और कैथोड का जो प्रोडक्ट है उसकी प्रिडिक्शन कोई इतनी इजी नहीं होती ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ केटाइन एंड एनाइन ऑफ वाटर। यानी वाटर के जो केटाइन एनाइन हैं वो इंटरफेयर करते हैं जिसकी वजह से कैथोड और एनोड का जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। जबकि जो मोल्टन साल्ट्स होते हैं, इनके मोल्टन साल्ट्स की जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उनका जो एनोड और कैथोड का जो प्रोडक्ट है दैट्स इजीली प्रिडिक्टेबल, वो आसानी से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। मैं बता रहा हूँ केटाइन कैथोड पे और एनाइन एनोड पे और कोई दूसरी बात नहीं होती। लेकिन एक्वा सॉल्यूशंस में मैंने आपको बताया ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ केटाइन एंड एनाइन ऑफ वाटर द प्रोडक्ट ऑफ electrolysis totally become unpredictable due to interference of hydrogen ion and hydroxyl ion from water. You know water जो है ये भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये भी आयोनाइज हो जाता है। जब आप इसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करते हैं तो ये भी आयोनाइज होता है, इसमें से भी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन जो है वो बन जाते हैं। और ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल आयन जो है वाटर के केटाइन एनाइन के साथ क्या करते हैं जी, इंटरफेयर करते हैं। तो देखते हैं जी आगे प्रोडक्ट्स। एक्वा सॉल्यूशंस के केस में आप ये बात देख लीजिए कि एनोड का जो प्रोडक्ट है ये जी कुछ बात मैंने लिखी है कि एनोड का जो प्रोडक्ट है दैट इज़ ऑलवेज ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन ऑफ वाटर। ये इस तरह से हाइड्रोक्सल आयन जो है वो डिस्चार्ज हो रहे हैं। जहाँ तक कैथोड की बात है तो यहाँ प्रोडक्ट इज ऑलवेज H2।
ये देखिए जी, वाटर के जो हाइड्रोजन आयन हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन करके ये हाइड्रोजन गैस में चले जाते हैं। तो इसमें भी एक्सेप्शन है। कैथोड का प्रोडक्ट हमेशा हाइड्रोजन बनती है जी, जो कि वाटर की रिडक्शन से ही बनने जा रही है, सवाए ये कॉपर, सिल्वर, ये मरकरी है, Hg, गोल्ड है और फेरिक आयन है। ये कुछ आयन्स हैं, ये अगर किसी साल्ट के केटाइन इनमें से है, फिर कैथोड का प्रोडक्ट बेटा ये खुद आएंगे, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड और फेरिक आयन। अगर किसी साल्ट का केटाइन इनमें से कोई है तो ये कैथोड पे खुद आते हैं। इनके अलावा कोई भी केटाइन होगा वो कैथोड पे नहीं आएगा, क्योंकि उनसे फिर वाटर की जो हाइड्रोजन है वो प्रेफरेबली डिस्चार्ज हो जाएगी और इस तरह हाइड्रोजन गैस जो है वो बनेगी। पहली बात तो ये है कि एनोड का जो प्रोडक्ट हम बताने जा रहे हैं, ये कुछ साल्ट, इलेक्ट्रोलाइट, ये जितने भी मैं ले रहा हूँ ये सारे के सारे एक्वस सॉल्यूशंस हैं जी इनके। और जब एक्वस सॉल्यूशंस हो, मैंने बताया ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ केटाइन एंड एनायन ऑफ वाटर, प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ऑफ एनोड एंड कैथोड जो है, दैट बिकम अनप्रिडिक्टेबल। एनोड की जहाँ तक बात है, आप देखिए इन साल्ट के एनाइंस में से अगर कहीं कोई हेलोजन है तो वो तो खुद आएगा। अब जैसे पहला है, इसमें तो एनाइन है, नाइट्रेट, तो इसकी जगह तो खैर ऑक्सीजन आएगी, क्योंकि यहाँ क्लोरीन है, ये खुद आएगी। और कहाँ क्लोरीन है? जहाँ किसी साल्ट का जो एनाइन है वो अगर हेलोजेंस में से है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वो तो एनोड पे खुद डिस्चार्ज होता है, ठीक है। उनके अलावा, हेलोजेंस के अलावा एनाइन कोई भी हो, नाइट्रेट हो, सल्फेट हो, कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट, परमैंगनेट, कोई भी चीज़ हो, उसकी जगह पे अब जैसे ये सल्फेट है तो ऑक्सीजन गैस, ये भी सल्फेट है तो ये, तो एनोडिक प्रोडक्ट इज ऑलवेज ऑक्सीजन एक्सेप्ट हेलोजेंस। अगर किसी साल्ट का एनाइन हेलोजेंस में से है तो वो खुद आता है एनोड पे। अगर हेलोजेंस के अलावा कोई भी एनाइन है तो उसकी जगह ऑक्सीजन गैस जो है वो एनोड पे बनेगी। अब कैथोड की बात है, तो कैथोड के लिए मैंने आपको ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी और फेरिक आयन, ये मैंने 4 आयन आपको 5 आयन्स बताए हैं। अगर किसी साल्ट का केटाइन इनमें से है, अब देखिए कॉपर, सिल्वर में से, तो ये जो लास्ट वाला है इसमें आपको कॉपर नज़र आ रहा है, तो ये कॉपर खुद आएगा जी कैथोड पे। फेरिक आयन जो है Fe3 पॉजिटिव, ये भी यहाँ मौजूद है, तो ये भी आयरन यहाँ खुद आएगा। इनके अलावा कोई भी केटाइन हो, इनके अलावा कोई भी केटाइन हो, उनकी जगह कैथोड पे हाइड्रोजन गैस ही आएगी। यानी कैथोडिक प्रोडक्ट इज ऑलवेज हाइड्रोजन एक्सेप्ट दीज आयन्स। अगर किसी साल्ट का आयन, केटाइन जो है वो इनमें से कोई है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, फेरिक, तो बेटा कैथोड पे फिर ये खुद ही डिपॉजिट होते हैं। इनके अलावा कोई भी केटाइन हो तो वो हाइड्रोजन गैस जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में बेटा लाजमी आता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है, इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हम पढ़ने जा रहे हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? पहली है जी
प्रिपरेशन या एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल की प्रिपरेशन के लिए जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज होता है उसका नाम है जी डाउन सेल, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट डाउन सेल। तो इसका जो एनोड है वो बेटा ग्रेफाइट का बना होता है, और जो इसका कैथोड है वो स्टील का या आयरन का बना होता है। एनोड ग्रेफाइट का बना हुआ है और कैथोड स्टील का बना हुआ है। एनोड पे क्लोरीन गैस और कैथोड पे आपको सोडियम मेटल हासिल होती है, क्योंकि यहाँ जो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं वो मोल्टन सोडियम क्लोराइड को यूज करते हैं। तो पहली इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है जी इलेक्ट्रोलिसिस की, कि हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, डाउन सेल बड़ा मशहूर है, ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसके अंदर हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। एनोड पे क्लोरीन गैस और कैथोड पे सोडियम मेटल हमें हासिल होती है। यहाँ एनोड ग्रेफाइट का बना हुआ है और कैथोड जो है ये स्टील या आयरन का बना होता है। दूसरी एप्लीकेशन है जी प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसकी प्रिपरेशन के लिए जो हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसका नाम है जी नेल्सन सेल। इसको डायाफ्राम सेल भी कहते हैं। कास्टनर केल्नर सेल भी कहते हैं। मरकरी सेल भी कहते हैं। ये मतलब तीन मुख्तलिफ ऑप्शन है, वैसे अलग-अलग सेल हैं। नेल्सन सेल, डायाफ्राम सेल तो खैर एक ही होता है, मरकरी सेल और है, कास्टनर केल्नर सेल और है। इन तीनों में हम पता क्या करते हैं, हम एक्वस सोडियम क्लोराइड जो है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, एक्वस सोडियम क्लोराइड की। इस एक्वस सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करने से एनोड पे क्लोरीन गैस हासिल होती है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस हासिल होती है। और कैथोडिक सेल में ही हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बन जाता है, क्योंकि कैथोड पे सोडियम मेटल बचे पड़े होते हैं, कैथोड पे सोडियम आयन बचे हुए होते हैं, और एनोड पे हाइड्रोक्सल आयन बचे होते हैं। वो दोनों आपस में मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बना देते हैं। तो बात याद रखिए जी, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए नेल्सन साइंटिस्ट का नाम था। डायाफ्राम सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एस्बेस्टॉस का बना हुआ डायाफ्राम हम यूज़ करते हैं। वो डायाफ्राम एनोड और कैथोड को सेपरेट करता है। कास्टनर केल्नर सेल भी है, मरकरी सेल भी है। तो ये तीन डिफरेंट बेटा सेल्स के नाम हैं। इन तीनों में हम सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास एनोड पे क्लोरीन गैस बनती है और कैथोड पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस बन जाती है। और कैथोडिक कंपार्टमेंट में ही हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो नेल्सन सेल के अंदर बन जाता है। उसकी वजह ये होती है कि एनोड पे क्लोरीन तो डिस्चार्ज हो जाती है, लेकिन एनोड पे हाइड्रोक्सल आयन जो है वो पड़े होते हैं और कैथोड पे सोडियम आयन जो है वो पड़े होते हैं। तो ये फिर आपस में बाद में रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बना देते हैं। इसके बाद जो तीसरी एप्लीकेशन है जी वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन के लिए जो हम हाफ सेल यूज़ करते हैं उसे हम हाल सेल कहते हैं।
हॉल सेल। ये हॉल सेल जो है इसका भी जो एनोड होता है वो ग्रेफाइट का बना हुआ है। और इसका जो कैथोड होता है वो आयरन का बना होता है। तो एनोड पे जो है ऑक्सीजन और कैथोड पे जो है वो हमारे पास एल्यूमिनियम मेटल हासिल होती है। इसमें आप जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं वो दो चीज़ें हैं, एक बॉक्साइट है और दूसरा क्रायोलाइट है। बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल भी अटैच होते हैं। क्रायोलाइट जो है उसका ये फार्मूला है। इन दोनों को 1:1 रेशियो से हम मिक्स करके इनको मेल्ट करते हैं, फ्यूज़ करते हैं, और इनका फ्यूज्ड मिक्सचर जो है दैट इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। इसको हम एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। तो दैट वाज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, दैट इज थर्ड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फोर्थ है जी एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम। एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम ये है कि ये एल्यूमिनियम मेटल का रॉड है, इसको आप किसी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट में डिप करेंगे जो कोई ऑक्सी एसिड होना चाहिए। नाइट्रिक एसिड ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं, क्रोमिक एसिड। ये क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को देंगे ऑक्सीजन, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड कोटिंग डेवलप हो जाएगी। जब एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड कोटिंग डेवलप हो जाती है, इसको हम बोलते हैं एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम। तो इस एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम के यूजेस क्या हैं? इसके यूजेस दो बड़े मशहूर हैं। एक तो एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम जो है ये एंटी क्रूसिव है, जंग को रोकता है। दूसरा, इट इज यूज्ड टू अब्जॉर्ब डाइज वगैरह या अनडिजायरेबल कलर्स जो हैं उनको अगर अब्जॉर्ब करना मकसूद हो तो हम ये एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम बनाने के लिए एल्यूमिनियम मेटल के रॉड को आपने एज एन एनोड बनाना है और इसको किसी ऐसे सॉल्यूशन में आपने डिप करना है जिसमें ऑक्सी एसिड्स में से कोई एक जो है वो एज एन इलेक्ट्रोलाइट मौजूद हो। अगली जो इसमें एप्लीकेशन है जी वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आप एक चीप मेटल जो होती है उसके ऊपर आप एक्सपेंसिव मेटल बनाते हैं। तो इसमें भी हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल डिज़ाइन करते हैं। चीप मेटल का आपने कैथोड बनाना है और जो एक्सपेंसिव मेटल होगी उसका आपने एनोड बनाना है। इलेक्ट्रोलाइट जो है इट शुड बी ऑफ एक्सपेंसिव मेटल। इलेक्ट्रोलाइट भी किसी ऐसी मेटल का साल्ट हो जो कि एक्सपेंसिव मेटल। तो नतीजा ये निकलता है कि रिएक्शन शुरू होता है, आपको पता है एनोड से कैथोड ही एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और यूं ये जो चीप मेटल होती है उसके ऊपर एक्सपेंसिव मेटल की लेयर जो है वो चढ़ जाती है थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है इसका पहला फ़ायदा तो ये डेकोरेशन है, ऑर्नामेंटल प्रोसेस है कि ज़िबाइश है कि आप एक में मतलब जिस तरह आप देखते हैं कि कॉपर के ऊपर सोने का
पानी चढ़ा देते हैं, सोने की लेयर चढ़ा देते हैं। तो इस तरह कॉपर जो कि एक सस्ती मेटल होती है उसके ऊपर आप एक्सपेंसिव मेटल की लेयर चढ़ा के उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ा लेते हैं। दूसरा, इससे जंग से भी बचा जा सकता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ज़रिए जो है। तो नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, सिल्वर और कॉपर की रिफाइनिंग जी। इसमें होता ये एनोड इम्प्योर मेटल का होता है और कैथोड प्योर मेटल का होता है। और इसमें हम जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करने जा रहे हैं, यहाँ तो सिल्वर नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड होता है, जबकि यहाँ जो है कॉपर सल्फेट को हम एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं। इनकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए। तो इसके ज़रिए ये होता है इम्प्योर मेटल जो है वो ज़ाहिर बात है एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है तो वो सोल्यूशन में डिज़ोल्व होती है, तो इम्प्योरिटीज़ भी सोल्यूशन में चली जाती हैं। तो सोल्यूशन से ज़ाहिर बात है इलेक्ट्रोलाइट भी आप उसी मेटल का ही ले रहे होते हैं, तो उस मेटल के जो केटाइंस हैं वो कैथोड पे जाते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करके कैथोड पे प्योर मेटल जो है वो डिपॉजिट हो जाती है। तो मतलब एनोड पे इम्प्योर मेटल डिज़ोल्व होती है और कैथोड पे वो पहले प्योर मेटल का बना होता है। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन से उस प्योर मेटल के केटाइन कैथोड की सरफेस पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और वहाँ डिपॉजिट हो जाता है। ये एप्लीकेशन थी दी इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल्स को अगर आप कैथोड पे कलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आप ये कीजिए कि इनका कोई मोल्टन साल्ट ले लीजिए। फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, क्लोराइड ले लें या उनके सल्फेट्स वगैरह ले लें। इनको मेल्ट करके आप उनकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास जो है कैथोड पे ये मेटल्स हासिल हो जाते हैं। अगर आप कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स का एक्वस सॉल्यूशन बना के उनकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये मेटल्स कभी भी कैथोड पे कलेक्ट नहीं होने वाली। उसकी वजह कैल्शियम मैग्नीशियम जो है इनसे वाटर का जो हाइड्रोजन आयन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है और वो प्रेफरेबली जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो बाज़ औक़ात ना आपको MCQs में कुछ वो केटाइंस दे देते हैं, जैसे कॉपर है और कैल्शियम है, सिल्वर है और मैग्नीशियम है, मरकरी है और जिंक है, कैल्शियम है और कोई और मेटल फर्ज किया क्रोमियम है। अब ये मैंने 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है बताएं अगर इन पेयर जो मैंने दिए हुए हैं इनके अगर मैं एक्वस साल्ट्स लेके उनकी इलेक्ट्रोलिसिस करूं तो क्या इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है कि जो दोनों ही कैथोड पे कलेक्ट नहीं होते। अब देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जी कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, मरकरी है या आयरन ट्राई पॉजिटिव स्टेट में है। अगर तो इन केटाइंस का कोई साल्ट आप लेते हैं और उसका एक्वा सॉल्यूशन और उनकी आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कैथोड पे ये मेटल तो कलेक्ट हो सकती हैं। अब आप हर पेयर में देखें, यहाँ आपको कॉपर नज़र आ रहा है, यहाँ सिल्वर, यहाँ मरकरी, तो एटलीस्ट ये मेटल्स जो हैं इनके आप एक्वा सॉल्यूशंस की जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये मेटल तो कैथोड पे हासिल होंगी और ये वाली भले आपको ज़ाहिर बात है हासिल कैथोड पे ना हो क्योंकि इनकी जगह पे हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पे आ सकती है। लास्ट वाला जो पेयर है इसमें कैल्शियम और क्रोमियम है, इन दोनों से हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो ये कभी भी दोनों इनके एक्वा सॉल्यूशंस की आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे
ये कभी भी कैथोड पे कलेक्ट होने वाली नहीं है। इनकी जगह पे वाटर की हाइड्रोजन जो है वही कैथोड पे डिस्चार्ज होगी। तो ये था जी, दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड और कैथोड का प्रोडक्ट की जो है उसकी प्रिडिक्शन कैसे करनी है, और फिर उस इलेक्ट्रोलिसिस की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस जो हैं वो भी हमने पढ़ी है। नेक्स्ट है जी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या इसको सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कह सकते हैं। ज़ाहिर बात है, एक सिंगल मेटल, कोई भी इकलौती एक मेटल है, उसका आप इलेक्ट्रोड बनाते हैं और उसको उसी के किसी एक्वा सोल्यूशन में या मोल्टन साल्ट में आप डिप करते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रोड है या वो जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की टेंडेंसी रखती है। इसको हम उस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। इसमें हम लफ्ज़ स्टैंडर्ड का जो यूज़ कर रहे हैं, स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि यहाँ स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल कंडीशन होंगी। टेम्परेचर रूम टेम्परेचर को लिया जाएगा, प्रेशर 1 atm को लिया जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइट जो आप यूज़ करेंगे उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर ली जाएगी। तो दीज आर सम स्टैंडर्ड कंडीशन। इन स्टैंडर्ड कंडीशंस में कोई भी जो इलेक्ट्रोड है मेटल का बना हुआ, ये कोई इलेक्ट्रोड है, इसको आप किसी इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रॉन लूज या गेन की टेंडेंसी रखता है, उसको हम बोलेंगे उस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सो पोटेंशियल सेटअप, या आप कह लें द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस। ये बात है कि इलेक्ट्रोड जिस मेटल का बना हुआ है, लेट्स से ये कॉपर का बना हुआ है, तो सॉल्यूशन में कॉपर आयन लाजमी होने चाहिए। यानी इलेक्ट्रोलाइट आप किसी ऐसा लेंगे जिसमें इस कॉपर के आयन हो, मसलन कॉपर सल्फेट है, कॉपर नाइट्रेट है, कॉपर क्लोराइड है, कॉपर कार्बोनेट है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है। तो मीन इलेक्ट्रोलाइट आप कोई कॉपर का साल्ट ही लेंगे ताकि कॉपर के आयन सॉल्यूशन में आने चाहिए। तो ये है जी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस हैविंग यूनिट कंसंट्रेशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर। दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये बेटा आगे 2 किस्म का है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको हम एनोड पोटेंशियल भी कहते हैं। जबकि ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है इसको हम कैथोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो ये जो है आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की 2 टाइप्स आ गई। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी आती है, और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है वो आएगी। इन स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में आप बताएंगे कि टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन when it is dipped in a solution of its own ions having unit concentration, standard temperature, pressure. This is known as standard reduction electrode potential. और standard oxidation potential क्या होगा? Tendency of an electrode to lose electron. Oxidation potential में आपने सिर्फ बात करनी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, अगली बातें सेम है। when it is dipped in a solution of its own ions at standard temperature and pressure, this is known as standard oxidation potential. जब आप कंप्लीट सेल बनाते हैं तो आपको पता है कंप्लीट सेल बनाने में एनोड और कैथोड दोनों चाहिए होते हैं, इसलिए हम इन दोनों के पोटेंशियल का जो सम लेंगे दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, या इसको आप EMF ऑफ अ सेल, किसी भी सेल का EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है that's equal to the sum of anode potential and cathode potential. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल का जो सम है वो सेल का EMF या सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। ये वो फार्मूला है जिसके ज़रिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इस चैप्टर के सॉल्व करेंगे।
अब बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये हम मेजर कैसे करते हैं। मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके लिए हमारे पास दो रेफरेंस हैं या दो स्टैंडर्ड हैं। एक है दी प्राइमरी स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड जो है उसको हम शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, और दूसरा है जी सेकेंडरी स्टैंडर्ड, दैट इज कैलोमल इलेक्ट्रोड। शी जो है दिस इज बेसिकली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दैट्स प्राइमरी रेफरेंस या प्राइमरी स्टैंडर्ड। मोस्टली इन मोस्ट केसेस जो है वो हम इसी को यूज़ करते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड को। आपके एफएससी के सिलेबस में भी खैर यही दिया हुआ है, तो इसकी डिटेल बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं। शी जो है बेसिकली दिस इज स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है इसको बनाने के लिए आपको कोई मेटल का रॉड, और ये मेटल प्लाटिनम हमने चूज की। ये शी की कंस्ट्रक्शन है। प्लाटिनम मेटल का आप एक रॉड लें, छोटा सा स्ट्रिप लें, उस स्ट्रिप के ऊपर आप ब्लैक प्लाटिनम की ब्लैक कोटिंग कर लें, सरफेस एरिया उसका बढ़ा लें ताकि इसके ऊपर एड्जॉर्प्शन जो है वो इजीली हो सके। इसमें हम हाइड्रोजन गैस की एड्जॉर्प्शन करवाते हैं और इसको हम डिप करेंगे एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें इसके अपने आयंस मौजूद हों। यानी हमने HCl का जो सॉल्यूशन है 1 मोलर, उसको हमने एज एन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो यहाँ लिया। तो ये शी की कंस्ट्रक्शन आपके सामने, ये हमने एक कोई कंडक्टर वायर ली हुई है। हाइड्रोजन गैस को हम प्लाटिनम मेटल की सरफेस पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। प्लाटिनम को चूज़ करने का मकसद ये है क्योंकि प्लाटिनम इज़ अ नोबल मेटल, ये किसी भी रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करती और ये हैवी मेटल होती है। हैवी मेटल एटम के दरमियान खाली जगह होती हैं जिनको हम इंटरस्टाइसिस कहते हैं। हाइड्रोजन गैस उन इंटरस्टाइसिस में एब्जॉर्ब होती है। तो हाइड्रोजन गैस प्लाटिनम मेटल की सरफेस पे हमने उसकी एब्जॉर्प्शन की। दिस इज नोन एज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। प्लाटिनम यहाँ इनर्ट है। अब जिस मेटल का आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना होता है, एक हाफ सेल आप उसका बनाएंगे। फर्ज किया आपने जिंक या कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, तो एक हाफ सेल मैंने कॉपर का बनवा लिया और इसमें ज़ाहिरी बात है कॉपर सल्फेट 1 मोलर जो है ये हमने एज एन इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। अब इसमें भी ज़ाहिरी बात है कॉपर आयन मौजूद हैं या सल्फेट आयन जो है ये मौजूद हैं। हम इन दोनों को मिला रहे हैं थ्रू, ये हम दरमियान में एक वोल्ट मीटर जो है वो लगा देते हैं। तो ये कंप्लीट जो है वो आपके पास गैल्वानिक सेल बन गया। शी एक हाफ सेल है, दूसरा हाफ सेल आप उस एलिमेंट का बना लेते हैं जिसका आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शी के ज़रिए मेजर करना है। और इन दोनों को मिलाने के लिए ये इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब जिसे हम साल्ट ब्रिज कहते हैं वो भी हम लगा देते हैं। तो इस तरह एक कंप्लीट गैल्वानिक सेल का जो सेटअप है वो आपको नज़र आ रहा है। इस गैल्वानिक सेल के सेटअप में शी जो है वो एक हाफ सेल है। अब ये नहीं पता कि वो एनोड है या कैथोड है, ये अगली बात है। और कॉपर का जो रॉड है या जिस भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं, कॉपर का, जिंक का, आयरन का, जिस भी मेटल का, तो उसका रॉड उसके अपने सोल्यूशन में आप डिप करके उसका एक हाफ सेल अलहदा बना लीजिए। इन दोनों हाफ सेल्स को साल्ट ब्रिज के ज़रिए जोड़ दें, कपल कर दें और एक वोल्ट मीटर लगा दें। अब बात यह है कि कॉपर और हाइड्रोजन में से क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इस तरह से, या कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इन दोनों में से यानी एज एन एनोड जो है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन और कॉपर के मुकाबले में किसकी ज़्यादा है। तो वो हमने देखा कि ये जो कॉपर हाइड्रोजन है
इसकी जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की जो टेंडेंसी है वो कॉपर के मुकाबले में इतने वोल्ट टाइम जो है वो ज़्यादा है। और ये वोल्ट हमने कैसे मालूम किया, वो जो हमने वोल्ट मीटर लगाया था उसके अंदर ज़ाहिरी बात है वो पॉइंटर जो लगा होता है उसका, वो पॉइंटर की जो डिफ्लेक्शन है वो आपको ये वैल्यू दे रही है। तो मतलब कंपटीशन था कि क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या कॉपर लूज़ करेगा। तो वोल्ट मीटर का जो पॉइंटर है उसकी डिफ्लेक्शन ने ये मसला हल किया और ये हमें बताया कि ये जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत कॉपर के मुकाबले में 0.34 वोल्ट ज़्यादा होती है। सो ये वाला जो रिएक्शन है ये एनोड पे होगा, यानी शी जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है दैट विल एक्ट एज एनोड। अब अगली बात है कि कैथोड पे फिर क्या होने जा रहा है। तो ये जो कॉपर आयन होंगे सॉल्यूशन से ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और यूं कॉपर सॉलिड मेटल बन के कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगी। तो यूं हम कह सकते हैं कि जब हम शी को कॉपर के साथ कपल करते हैं, इन शी का एक हाफ सेल है और कॉपर का हाफ सेल दूसरा है, तो इसमें कॉपर का रॉड जो है वो एज अ कैथोड काम कर रहा है, उस पर रिडक्शन हो रही है, और जो शी है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उस पर ऑक्सीडेशन होगी और वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो इसमें अगर हम गैल्वानिक सेल की रिप्रेजेंटेशन के हवाले से बात करें तो हाइड्रोजन यूं था और ये यूं हो गया, साल्ट ब्रिज दरमियान में लगाई, कॉपर आयन यूं थे और ये यूं हो गया। मतलब ये रिडक्शन हाफ आपको पता है हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं और ऑक्सीडेशन हाफ जो है वो हम लेफ़्ट साइड पे जो है वो लिखते हैं। तो इस तरह ये जो गैल्वानिक सेल की रिप्रेजेंटेशन है वो भी पूरी हो गई। और दूसरा इसमें जो है हमने शी के बारे में भी जान लिया, उसकी कंस्ट्रक्शन कि वो किस तरह बनता है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है। यानी जिस एलिमेंट का भी आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना हो उस एलिमेंट का रॉड लेके उसी के साल्ट को आप एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करें, उसमें डिप करें, एक हाफ सेल उस एलिमेंट का बना लें जिसका आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना चाह रहे हैं, और दूसरा हाफ सेल आप उसका बना लें यानी शी का। इन दोनों को जोड़ के आप एक गैल्वानिक सेल एस्टेब्लिश कर लेते हैं और यूं वोल्ट मीटर का जो पॉइंटर है उसकी जो डिफ्लेक्शन है वो आपको वैल्यू दे देती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, और साथ साथ ये भी पता चल जाता है इन दोनों में से एनोड कौन बनेगा और कैथोड कौन बनेगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जी वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है बेसिकली एक लिस्ट का नाम है जो हमने उस वक्त डिज़ाइन की जब हमने तमाम एलिमेंट को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल करते हुए तमाम एलिमेंट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने मेजर किए और फिर उनको एक असेंडिंग ऑर्डर में एक लिस्ट प्रिपेयर की। उस लिस्ट को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहा जाता है। ये मैंने लिखा है कि ये एक लिस्ट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बेसिकली एक लिस्ट का नाम है जी। क्या मतलब एक लिस्ट का नाम है जी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है। और उस लिस्ट में हमने क्या किया, शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल करते हुए हमने जो है वो एक लिस्ट, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है बेसिकली ये एक लिस्ट है जी। जो लिस्ट मैं बना रहा हूँ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इनका टॉप टू बॉटम आते हुए वो इंक्रीज हो रहा है। ये जो हाइड्रोजन आयन है ये तकरीबन इस लिस्ट में बुक में भी बनी हुई है, ये सेंटर में आती है। तो इसका 0 वोल्ट होता है जी। हम आर्बिट्रेरी तौर पर हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है भले वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन 0 ही लेते हैं। इसके नीचे भी कुछ आते हैं। तो ये लिस्ट बुक में तो बनी हुई है। इसमें लिथियम सबसे टॉप पे और सबसे आखिर में आ रही है फ्लोरीन और दरमियान में हाइड्रोजन है। तो मतलब लिथियम का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे लो है, नेगेटिव में होता है, और फ्लोरीन का सबसे हाई है। तो ये लिस्ट हम ऊपर से नीचे जब देखते हैं तो इसमें रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो टॉप टू बॉटम आते हुए इंक्रीज कर रहे हैं।
हाईएस्ट रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो फ्लोरीन का है और मिनिमम जो है वो लिथियम का है। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशंस क्या हैं, क्या फ़ायदा है हमें जी इस लिस्ट का। पहले है जी कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ। किसी भी सेल का ईएमएफ आपने कैलकुलेट करना हो तो पहला तो यही इसका फ़ायदा है जी। उसमें देखिए क्या फर्ज के ये एक रिएक्शन है, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, देखिए 0 से +2 जा रहा है और कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है। हमने इस सेल का जो है ईएमएफ फाइंड आउट करना है। ये आपको फार्मूला बताया हुआ है। इधर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ज़रिए रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो देखते हैं, तो जिंक का जो है वो -0.76 वोल्ट है और कॉपर का जो है ये 0.34 वोल्ट है। ये उसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में लिस्ट जो बनी हुई है उसके सामने हम जिंक का भी देख लेते हैं, कॉपर का भी। ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। याद रखिए, अगर आपको किसी भी एलिमेंट का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया जाए तो आप उसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बना सकते हैं। जस्ट आपने साइन चेंज करना होता है। जैसे ये जिंक का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, माइनस में दिया हुआ है। आप अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनाना चाहेंगे, वैल्यू सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, जस्ट आपने साइन चेंज करना। अब आप देखिए इस रिएक्शन के अंदर जो आपको दे रखा है, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है इस लिस्ट के अंदर जनाब जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये जिंक चूंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है, देखिए 0 से +2, तो हमें जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पुट करना होगा, जबकि हमें तो दिए हुए रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब आप इसका बनाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की बजाय ये +0.76 वोल्ट। और रिडक्शन पोटेंशियल हमने उसका पुट करना होता है जो रिड्यूस हो रहा है। तो कॉपर जो है वो यहाँ देखें वो रिड्यूस हो रहा है, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ये यहाँ आ जाएगा। यानी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप उसका पुट करेंगे जो गिवन रिएक्शन के अंदर रिड्यूस हो रहा है उसका, और गिवन रिएक्शन में जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पुट करेंगे। इन दोनों को बेटा आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1.10 वोल्ट। तो ये गैल्वानिक सेल जो हमने जिंक कॉपर वाला पीछे पढ़ा तो उसका रिएक्शन है, तो उसकी मदद से हमने देखें इस सेल का ईएमएफ निकाल लिया। तो ये 1.10 वोल्ट आ रहा है। एक सेल का जो पोटेंशियल है, ये एक सेल का ईएमएफ 1.10 वोल्ट। अगर मैं 10 सेल को मिला के एक बैटरी बना लूँ तो इसको 10 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये बेटा 11 वोल्ट की जो है वो बैटरी जो है वो बन जाती है। तो सेल और बैटरी बेसिक प्रिंसिपल तो दोनों का सेम ही होता है, सिर्फ ये है कि सेल्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम बैटरी कहते हैं। ये था कि किसी भी सेल का ईएमएफ जो है वो आप फाइंड आउट कैसे करते हैं। दूसरी एप्लीकेशन है कि आपको कैसे पता चलेगा स्पॉन्टेनियसटी और नॉन स्पॉन्टेनियसटी ऑफ ए सेल रिएक्शन। किसी भी सेल रिएक्शन की स्पॉन्टेनियसटी और नॉन स्पॉन्टेनियसटी के बारे में जानना हो तो क्या करेंगे, उसका भी जनाब आप ये क्या करेंगे, इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आप उसका ईएमएफ या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट सेल ये बेटा आप फाइंड आउट करेंगे। इसका आंसर जो है अगर तो आता है पॉजिटिव में तो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर इसका जो आंसर है फाइनल आंसर नेगेटिव में आता है तो सेल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। सिंपल सी बात है, आपको कोई भी सेल रिएक्शन दिया हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो ये फार्मूला अप्लाई करके जैसे कि मैंने सिखाया कि सेल का ईएमएफ आप कैसे निकालेंगे वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। अगर उसकी जो फाइनल उसका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, अगर फाइनल आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो सेल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा।
तीसरी जो एप्लीकेशन है वो है रिड्यूसिंग एजेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में हम डिस्टिंग्विश करेंगे जी थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यानी रिड्यूसिंग एजेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो ये जो आपने रिडक्शन पोटेंशियल आपने देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहे हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है ये ऑक्सीडाइजिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर। मतलब ये हुआ कि रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू और ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको 4 एलिमेंट ए बी सी डी उनके रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है और आपसे पूछा जाता है विच वन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ज़ाहिर बात है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल उनमें सबसे ज़्यादा होगा दैट इज़ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इस तरह रिड्यूसिंग पावर जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आपको 4 एलिमेंट के रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम होगा उनमें से वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। अगली एप्लीकेशन है जी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपने एक रिएक्शन पढ़ा हुआ है, बड़ा मशहूर रिएक्शन है। हाइड्रोजन को अगर आपने एसिड्स में से डिस्प्लेस करना है तो उसके लिए जो मेटल आपने लेनी है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, ये वाली जो मेटल्स हैं ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। इनके अलावा तमाम मेटल्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आपने लिस्ट देखी, ये जो मेटल मैंने लिखी हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी और फेरिक आयन, ये नीचे पाए जाते हैं हाइड्रोजन से नीचे लिस्ट में। मतलब इनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, इसलिए ये हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और ये हाइड्रोजन को एसिड्स में से डिस्प्लेस नहीं कर सकते। जहाँ तक बाकी मेटल्स की बात है तो वो सारी हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, इसलिए उनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से लो होता है और वो हाइड्रोजन को एसिड्स में से डिस्प्लेस कर सकती हैं। एक और एप्लीकेशन ये भी है कि इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी कोरूयन के बारे में इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है, उसमें वो कहते हैं कि वो एलिमेंट जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है वो हमेशा एनोड बनेगा और वही मेटल जो है दैट इज कोरूडेड। और जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है उसको हमेशा कैथोड बनाया जाता है एंड दैट मेटल रिमेन इंटैक्ट, वो महफूज रहती है, उसको जंग नहीं लगेगा। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरूयन में मतलब ये है कि जब आप एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग या कवरिंग करते हैं तो आप कैसे ये पता चलाएंगे किस मेटल को जंग लग जाएगा और किस को जंग नहीं लगता। तो भाई उन दोनों मेटल्स के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा उसको हमने एनोड बनाना है और जिसका एनोड बनता है वो वाकई कोरूड हो जाते हैं, वो नहीं बचते। और जिसका कैथोड बनता है वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है और वो महफूज रहेगी, उसको जंग नहीं लगेगी। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी जो है उसकी एप्लीकेशंस भी साथ आ गई हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस थी। अब आ जाए इम्पोर्टेंट सेल्स और बैटरीज हैं।
इम्पोर्टेंट सेल बैटरीज जो इस चैप्टर में दी हुई हैं उनका हम एक टेबल बना रहे हैं। सबसे पहला जो है तकरीबन 5 सेल जो है वो आपके सिलेबस में दे रखे हैं। पहला है लेड एसिड एक्यूमुलेटर, फिर दूसरा है निकल कैडमियम, तीसरा फ्यूल सेल है, चौथा दी अल्कलाइन सेल, पांचवा जो है वो सिल्वर ऑक्साइड है। तो इसमें पहले तीनों जो हैं ये सेकेंडरी सेल हैं, लास्ट वाले 2 प्राइमरी हैं। सेकेंडरी सेल जो होता है उसको 2 के ऊपर ये नॉट लगा देते हैं और 1 के ऊपर नॉट प्राइमरी। सेकेंडरी सेल वो होता है जो रिचार्ज हो जाता है, यानी ये जो तीनों हैं पहले वाले ये इनको रिचार्ज किया जा सकता है। लास्ट वाले 2 प्राइमरी हैं इनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। सेल पोटेंशियल ये 2 वोल्ट का है, आगे तकरीबन 1.5 वोल्ट का इनका बनता है। वैसे इसका 1.4 और इसका 1.6 होता है, लेकिन मैंने राउंड करके 1.5 वोल्ट, ये एक सेल का इनका पोटेंशियल है। अगर आपने बैटरी बनानी हो तो इन सेल्स को कंबाइन भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ हो रहा है जो कि 30% प्योर होता है। बाकी हर जगह आप जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं वो एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को ही यूज़ करेंगे। एनोड जो है लेड एसिड में ये लेड का बना होता है और कैथोड लेड डाइऑक्साइड का बना होता है। निकल कैडमियम में कैडमियम का एनोड है और निकल ऑक्साइड जो है उसका कैथोड बना होता है। फ्यूल सेल में एनोड और कैथोड जो हैं दे आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, कार्बन प्लस प्लाटिनम। कार्बन की एक हॉलो ट्यूब होती है और उसके अंदर प्लाटिनम फिल किया होता है। अल्कलाइन सेल का एनोड जिंक का बना हुआ है और कैथोड मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की बातें हैं कि एनोड कैथोड किस मटेरियल के बने होते हैं और उन पे जो है वो क्या जो है वो रिएक्शंस जो है वो हो सकते हैं। तो इस टेबल से जो है वो आपको बड़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है तमाम सेल्स और बैटरीज के हवाले से मिल रही हैं। इसमें जो फ्यूल सेल है इसकी जो एफिशिएंसी होती है 75% है, मतलब ये 75% वो जो रिएक्टेंट्स की बॉन्ड एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी एक तरह का सेकेंडरी सेल है जो कि रिचार्ज हो सकता है। एनोड जो है इस पे जो रिएक्शन होता है वो ये है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होती है, वाटर बन जाता है। और कैथोड पे रिएक्शन होता है जी ऑक्सीजन की रिडक्शन, हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं। एनोड और कैथोड का रिएक्शन भी आपको मतलब इसका पता होना चाहिए। बाकी फ्यूल सेल जो है इसमें ज़ाहिर बात है इसको फ्यूल सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सारी फ्यूल गैसेस जो हैं, मतलब एक ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी आप यूज़ कर सकते हैं, एक पेयर ये है, दूसरा ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं। इन दोनों में से कोई एक ज़्यादा प्रेफरेबली हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, क्योंकि ये लाइट वेट होता है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं।
पोल्यूशन फ्री होता है, इसमें कोई ऐसा पोल्यूटेंट नहीं बनता जो कि आगे एयर को जो है वो पोल्यूट करे। तो ये फ्यूल सेल के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी, तो ये भी आपने कर लेनी है जी। देन है आपके पास जो मेन वो है कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? द अपेरेंट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये देखिए आपके पास ये कंपाउंड है पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम पे पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन के 4 एटम पे माइनस। तो हर एटम पे यानी पोटाशियम पे, मैंगनीज पे और ऑक्सीजन पे आपको अपेरेंटली पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हर एटम पे आपको नज़र आ रहा है। इस चार्ज को हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। यानी पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, मैंगनीज की +7 है और ऑक्सीजन के एक एटम की -2 है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैसे निकाले जाते हैं, तो ये आपको कोई एक आध क्वेश्चन इसका ज़रूर आता है। तो इसके कुछ रूल्स भी हैं। रूल ये है कि पहला जो रूल है ऑक्सीडेशन नंबर का वो है ग्रुप नंबर। हर एलिमेंट जो ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है वो उसके ग्रुप नंबर को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे ग्रुप फर्स्ट ए है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ग्रुप सेकंड ए ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ग्रुप थर्ड ए है तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। इस तरह फिफ्थ ए, 6 ए, 7 ए, ग्रुप 4A के बाद जो है 5A से जो एलिमेंट हैं वो दो ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। एक तो उनके ग्रुप नंबर वाला ही हो गया, दूसरा आप देखें ग्रुप 5A जैसे है तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए -3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेंगे। ग्रुप 6A वाले अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ग्रुप 7A वाले अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और ग्रुप 8 थे जो है इनका ऑक्टेट में कोई मतलब वैकेंसी नहीं है वैलेंस शेल में, तो इनकी 0 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पॉसिबल है। तो पहला रूल तो यही हो गया कि हर एलिमेंट जो है वो अपना जो, जैसे अब पोटाशियम है तो इसने इसका ग्रुप फर्स्ट ए है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। मैंगनीज का ग्रुप 7B है तो इसलिए इसने +7 ऑक्सीडेशन शो किया। जहाँ तक ऑक्सीजन का ताल्लुक है, ऑक्सीजन का ताल्लुक ग्रुप 6A से था, तो ये देखें 6A वालों ने ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर रहे हैं। तो हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, पहली बात तो ये है उसके ग्रुप नंबर से ही पता चल रहा होता है। दूसरा जो रूल है हाइड्रोजन के लिए है, हाइड्रोजन जब भी किसी मेटल के साथ जुड़ेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में चला जाएगा। जैसे सोडियम हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्राइड है, तो यहाँ कैल्शियम +2 है तो हाइड्रोजन -2 है, तो मतलब यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में आता है जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ मिलेगी। तो बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 लिया जाता है। तो रूल 3 जो है ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है जी -2 है नॉर्मल ऑक्साइड में, -1 है पेरोक्साइड्स में और -1/2 होता है सुपर ऑक्साइड में। यही ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ मिलती है
फ्लोरीन के साथ इसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में चला जाता है, 2 फ्लोरीन -2 है तो यहाँ ऑक्सीजन +2। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में भी पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब ये फ्लोरीन के साथ जुड़ा। फ्लोरीन के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो प्लस में लिया जाता है, माइनस में लिया जाता है। Algebraic sum of all oxidation numbers in a neutral compound is 0. Algebraic sum of all oxidation numbers in an ionic species is equal to the charge that it carries। जी जनाब, बात ये है, ये 2 रूल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो तो न्यूट्रल कंपाउंड है, जैसे ये देख लीजिए आपके पास पोटाशियम क्लोरेट है, तो इसमें पोटाशियम, क्लोरीन और 3 ऑक्सीजन एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो है वो 0 आना चाहिए। और सेम आपके पास अगर कोई आयनिक स्पीशी है, जैसे ये मैंने सल्फेट आयन लिया है, तो इनके लिए थोड़ा सा ये रूल समझने की कोशिश करें। पोटाशियम का +1 है, 3 ऑक्सीजन -6। तो आप ये देखिए +1 +5, ये प्लस का 6 और -6, इनका सम क्या आ रहा है? 0। तो न्यूट्रल कंपाउंड में तमाम एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है वो 0 लिया जाता है। अब सल्फेट आयन में 1 सल्फर एटम और 4 ऑक्सीजन एटम, इनके ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है वो ये -2 होगा। यानी 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का सम ये -2 के बराबर होता है। ये होता यूँ है, चार ऑक्सीजन -8 और सल्फर +6। अब इन दोनों का जो सम है ये -2 के बराबर आ रहा है। यानी 1 सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, 4 ऑक्सीजन का -8 है, इन दोनों का सम -2 आना चाहिए। ये रूल है जी। और दूसरी बात ये है, आपके पास ये कंपाउंड है AB, तो जो एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। यानी पॉजिटिव चार्ज हमेशा उस एटम पे लगाया जाता है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, और नेगेटिव चार्ज उस पे लगाया जाता है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो ये भी कुछ चीज़ें जो है वो हमने ज़हन नशीन करनी है। तो ये थे रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। आपको कोई भी फार्मूला दिया जाए, आप उसके ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपको निकालना आना चाहिए। जैसे ये C12 H22O11 सुक्रोज है, इसमें अगर हम तमाम एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालें तो देखिए जी 11 ऑक्सीजन है, -22 हो गया, और 22 हाइड्रोजन है, तो ये भी, तो इन दोनों का सम है। यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो याद रखिएगा, इन ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वेदर दे आर मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, उन सब के अंदर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिया जाता है। अब आपके पास है जी कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, क्रोमेट्स और डाइक्रोमेट्स,
परमैंगनेट्स। ये कुछ मशहूर साल्ट्स हैं। ये जनाब मैंने आपके सामने, अब कार्बोनेट में एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर का सम -2 होता है। अब यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो ये तो हो जाएगा -6 और एक कार्बन जो है वो यहाँ +4 होगा। तो कार्बोनेट्स में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +4 पूछा जाएगा। ये भी थी -8 +6। जी बात सुने, इसमें बाल औक़ात ना फार्मूलों में बच्चे परेशान हो जाते हैं। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। फ़र्ज़ किया आपको कोई ऐसी मेटल दे देते हैं जिसका कभी आपने नाम ही नहीं सुना हुआ। फ़र्ज़ किया आपको कहते हैं जी टेक्नीशियम कार्बोनेट। टेक्नीशियम एक मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है। ये हाफमोनियम है जी, या रोहीनियम है, रुथीनियम है, इस तरह की, या ऑस्मियम है, इस तरह की कोई मतलब ट्रांजिशन मेटल जिनको आप ज़्यादातर रूटीन में इस्तेमाल नहीं करते। आपको कहते हैं जी हाँ जी ऑस्मियम कार्बोनेट में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। यानी ऑब्जेक्टिव ही आ गई, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन ऑस्मियम कार्बोनेट। और फार्मूला भी नहीं दिया हुआ, जस्ट इंग्लिश में सिंपल नाम ही लिखा हुआ है, ऑस्मियम, OSM स्पेलिंग में इस तरह दिया हुआ है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन ऑस्मियम कार्बोनेट। तो क्या करेंगे, देखिए कार्बोनेट कोई भी हो उसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +4 होता है। ये मैंने निकाल के भी दिखाया हुआ है। कार्बोनेट कोई भी हो, किसी भी मेटल का कार्बोनेट हो, या बाई कार्बोनेट भी इवन हो। बाई कार्बोनेट में आपको पता है ये HCO3- होता है। तो भले एक कार्बोनेट हो या बाई कार्बोनेट हो, किसी भी मेटल का हो, उसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है जी, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +4 होता है। दूसरी बात है सल्फेट, किसी भी मेटल का सल्फेट हो उसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +6 होता है। सिमिलरली नाइट्रेट्स, अब सल्फेट में फ़र्ज़ किया वो भी यहाँ वही कह देते हैं जो रुथीनियम सल्फेट है। अब रुथीनियम का आपको फार्मूला नहीं आता, सिंबल नहीं आता, लेकिन सल्फेट है और सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा हुआ है, तो बात मैंने वाइंड अप कर दी हुई है। सिमिलरली नाइट्रेट कोई भी हो, किसी भी मेटल का नाइट्रेट हो, कॉपर का, सिल्वर का, कोई भी नाइट्रेट हो, तो उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाता है जो कि हमेशा +5 होता है। फॉस्फेट हो, PO4 3- इसका फार्मूला है। तो कोई भी फॉस्फेट हो, आप फॉस्फेट में DAP TAP खाते हैं, भाई DAP डाइअमोनियम फॉस्फेट है जो इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर तो वो हमेशा +5 है। या बायो में भी आप देखते हैं जी ये ATP है या ATP है, तो इनके जनाब इनके अंदर बताएं फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर। इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन ATP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +5 होता है। फिर ये हैं जी क्रोमेट और डाइक्रोमेट। ये क्रोमेट हैं और ये डाइक्रोमेट हैं। इन दोनों में कॉमन बात ये है कि आपसे पूछा जाएगा जी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, क्रोमेट और डाइक्रोमेट दोनों में क्या होता है, +6 होता है। यहाँ तो खैर क्रोमियम ही एक थी और +6 ऑक्सीडेशन नंबर है।
यहाँ 2 क्रोमियम है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर +12 है, तो एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 ही होगा ना जी। देन जो है ये पर मैग्नेट साल्ट आ जाते हैं अक्सर, तो पर मैग्नेट्स के अंदर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है। तो लिहाजा परेशान नहीं होना अगर आपको कहते हैं जी कैल्शियम पर मैग्नेट है या पोटाशियम पर मैग्नेट है तो इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये अगर आप जहन में ये चीज़ें बिठा लें तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएंगे। नेक्स्ट जो है आपको अगर ऑक्सीडेशन हाफ गिवन हो तो उनको आप कंबाइन कैसे करेंगे, उनको आप ऐड कैसे करेंगे। लेट से आप ये देखिए आपके पास है फर्स्ट क्या ये ऑक्सीडेशन हाफ है, इसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। अब इसके साथ हम एक और ले आते हैं जी, कोई रिडक्शन हाफ मरकरी है जी। ये दोनों जो है वो आपको गिवन होंगे, आपने इन दोनों का सम लेना है या ओवरऑल रिएक्शन जो है वो बताना है। तो सम करने के लिए ये होता है हमने इन दोनों को ऐड तो करना होता है। ऐड करने के लिए ना आपने ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ दोनों के इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर करने होते हैं। जब तक आप इन दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं करेंगे आप इन दोनों का सम नहीं ले सकते। तो इलेक्ट्रॉन देखें, रिडक्शन हाफ में 3 इलेक्ट्रॉन है लेकिन ऑक्सीडेशन हाफ में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ भी 3 करने के लिए आपको इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसी सूरत में ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ के दोनों बैलेंस हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखें कॉपर है जी, 3 कॉपर हैं आपके पास, फिर ये मरकरी है आपके पास, इन ये रिएक्टेंट्स आ गए प्रोडक्ट साइड पे आपके पास, ये कॉपर इस तरह से और ये मरकरी। तो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ आपको बेटा गिवन होंगे, आपको कहा जाएगा इन दोनों को ऐड करके नेट रिएक्शन जो है वो बताइए। तो ऐसी सूरत में आपने ये करना है ख्याल कि अगर तो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर हैं तो दोनों को ऐड कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और ऐड हो जाएंगे। अगर इनके इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करके आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर कीजिए, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से, यानी ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ के इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और यूं आपके पास नेट रिएक्शन आ जाएगा। तो उसको आप रिपोर्ट कर दें। नेक्स्ट इसमें जो चीज़ें आती हैं वो है जी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस। आपको पता है इसके 2 मेथड्स हैं, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है और दूसरा जो है वो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इनके सॉल्यूशन तो खैर लंबे लंबे होते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, लेकिन हमें इनमें से कुछ पोर्शंस जो है वो लेने होंगे। ये जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है ना, इसमें जब आप इसमें हम एस्टिक और बेसिक मीडिया की बात करते हैं। जब आप ऑक्सीजन बैलेंस कर रहे होते हैं और जब आप हाइड्रोजन बैलेंस कर रहे होते हैं तो एस्टिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ना हम वाटर इस्तेमाल करते हैं और बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोक्सिल आयन इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एस्टिक मीडियम में हाइड्रोजन आयन यूज़ होते हैं और इधर जो है हम वाटर को इस्तेमाल करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव की मेन बातें हैं जो आपने ज़हन नशीन रखनी है। जी, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है ये एस्टिक मीडिया में भी इक्वेशन बैलेंस की जाती है और बेसिक मीडियम में की जाती है।
तो इसमें ढेर सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन वो स्टेप जिसमें आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे होते हैं और हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे होते हैं, वहाँ ये एसिटिक और बेसिक मीडियम का डिफरेंस आता है। वो कहते हैं ऑक्सीजन को बैलेंसिंग करने के लिए एसिटिक मीडियम में हम वाटर इस्तेमाल करते हैं और बेसिक मीडियम में हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये यूज़ किए जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में याद रखने हैं आपने। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एसिटिक मीडियम में हाइड्रोजन आयन और बेसिक मीडियम में वाटर यूज़ होता है। तो एक तो ये आपने ज़हन-नशीन करना है। दूसरी बात ये है, फ़र्ज़ किया आपको ये एक इक्वेशन दे रखी है, फ़र्ज़ के ये एक इक्वेशन आपको दे रखी है और आपसे कहा जाता है कि इसका जो है दोनों, यानी ये रिएक्टेंट साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, इन दोनों साइडों का जो है आपने चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करने का तरीका ये है, आप देखिए रिएक्टेंट का नेट चार्ज चेक करें, ये 4 पॉजिटिव और -2, तो ये हो गया जी +2। इधर है +2 नेट चार्ज, और इधर अगर आप देखें तो ये +6 है नेट चार्ज। तो हमने ये करना होता है कि दोनों साइडों का चार्ज बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो है वो ऐड करते हैं। अब इधर +2 है, इधर अगर मैं +2 करना चाहूँ तो मेरे ख्याल में मुझे मैं 4 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे डालूंगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन इधर डालने से क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन इधर इस साइड से डालने से ये हो जाएगा कि 4 इलेक्ट्रॉन पे ये 4 नेगेटिव चार्ज है, 4 नेगेटिव ये हो गया और +6 ये हो गया। तो ये आपका जो सम आएगा ये +2 हो जाएगा। तो अब इस साइड पे भी नेट चार्ज क्या हो गया, +2 हो गया, और इधर भी नेट चार्ज क्या है, +2। तो बाज़ औक़ात कोई आपको ऐसे रैंडम सी इक्वेशन दे देते हैं, वो कहते हैं जी अगर हम इन दोनों साइडों का चार्ज बैलेंस करना चाहते हैं तो बताएं। फ़र्ज़ क्या, इधर रिएक्टेंट का जो +2 है, हम प्रोडक्ट साइड पे भी अगर +2 ही करना चाहें तो बताएं हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट साइड पे कितने इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करने होंगे, या रिएक्टेंट साइड पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे। तो ये आपने जो है वो थोड़ा बहुत हिसाब किताब लगाना होता है। इस तरह के भी प्रॉब्लम्स आपको इक्वेशंस के बैलेंसिंग के अंदर में से आपको आ सकते हैं। या ये होता है कि कोई भी आपको रिएक्शन दिया जाता है, कोई भी अपनी तरफ से वो रिएक्शन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, ये नाइट्रिक एसिड है, ये एक रिएक्शन है। अब इसमें बताइए कि क्या हो रहा है जी। इसमें अगर हम देखें ये -4, ये +1 और ये नाइट्रोजन यहाँ +3 है। यहाँ ये नाइट्रिक एसिड -6 +1 और ये +5 है, -2 और ये +2। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +2 कम भी हुआ है और +3 से +5 इंक्रीज भी हुआ है। ये हुई है ऑक्सीडेशन और ये हो रही है रिडक्शन। जब किसी रिएक्शन में सेम एलिमेंट, अब नाइट्रोजन ही है रिएक्टेंट साइड पे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड पे आते हुए कम भी हो रहा है और बढ़ भी रहा है, तो इस रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। दिस इज नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसको हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहेंगे जी। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड पे आते हुए ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इस तरह से चेंज हो रहा है। सिमिलरली कोई और भी मतलब इस तरह का रिएक्शन हो सकता है, जैसे ये देखिए, इसमें अगर आप देखें तो क्लोरीन यहाँ +5 है
यहाँ -1 है। यहाँ ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, लेकिन यहाँ क्या है, 0 है। क्योंकि फ्री स्टेट में कोई भी जो एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिया जाता है। तो ऑक्सीजन -2 से 0, यानी ऑक्सीजन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। क्लोरीन +5 से -1 आ रहा है, तो इसकी रिडक्शन हो रही है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस बेटा, मॉडल क्वेश्चंस मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। तो फर्स्ट के 4 रिएक्शन दिए हुए हैं, यानी बताएं इनमें से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सा है, इनमें से रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा है। रिडॉक्स रिएक्शन वो है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है, और रिडक्शन क्या होगा, जिसमें रिडक्शन हो रही है। तो बाज़ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिनमें आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड पे जाते हुए देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई तब्दीली नहीं आ रही। जैसे इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो किसी एलिमेंट का भी ऑक्सीडेशन नंबर तब्दील नहीं हो रहा जी। कार्बन +4 से +4 ही रहा, इसके ऑक्सीडेशन नंबर में तब्दीली। कैल्शियम जो है वो इधर भी +2 है, इधर भी +2 है। बाकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को किसी भी रिएक्शन में इनका ऑक्सीडेशन नंबर देखने की जहमत नहीं किया करें, इनका तब्दील नहीं हो रहा होता। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो बाकी एलिमेंट हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लिया करें। तो कैल्शियम रिएक्टेंट साइड पे +2 था, प्रोडक्ट साइड पे भी +2 है। कार्बन रिएक्टेंट साइड पे +4 था, प्रोडक्ट साइड पे भी +4 है। मतलब ये हुआ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड पे आते हुए किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई तब्दीली नहीं आ रही। सो दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो बाज़ औक़ात आपको 4 रिएक्शन दिए होते हैं और आपसे पूछा जाता है बताइए इनमें से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है और कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो ये भी बेटा आपने देखना है। और फॉर एग्जांपल इसमें एक रिएक्शन दिया होता है कोई भी, और आपसे पूछा जाता है बताएं इसमें कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। तो ये जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस, इनसे मुतल्लिका भी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ जाता है। कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सा है, इस तरह के। और बाकी रिडॉक्स रिएक्शन की जो बैलेंसिंग है उसके 2 मेथड हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में वो मैंने आपको बताया एस्टिक और बेसिक मीडियम का चक्कर होता है। तो ये मेन बातें हैं जो इस चैप्टर में आपको जो है वो एग्ज़ाम के अंदर पूछी जा सकती है।